आज हम जिस किताब की गहराई में उतर रहे हैं वो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये उन किताबों में से है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई इसे पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। हाँ, इसका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कि ये हमारे दिमाग के अंदर ही एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी सेहत, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिश्ते सब कुछ बदल सकती है। तो आज का हमारा मिशन है इस दावे की पड़ताल करना और समझना कि क्या वाकई हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में इतना दम है। बिल्कुल। और इसका आधार एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा आइडिया है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। मर्फी इसे किसी जादू की तरह नहीं बल्कि एक विज्ञान की तरह पेश करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप अपने मन के काम करने के नियम समझ जाएं तो आप अपनी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि आज का विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस, इन विचारों को किस नज़र से देखता है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस किताब का पूरा ढांचा चेतन और अवचेतन मन के आइडिया पर टिका है। पर शुरू करने से पहले क्या ये असल में मन के दो अलग-अलग हिस्से हैं, जैसे दिमाग में दो कमरे हों, या ये बस चीजों को समझने का एक मॉडल है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इन्हें दो अलग-अलग भौतिक हिस्सों की तरह नहीं देखना चाहिए। ये मन के दो अलग-अलग फंक्शंस, मतलब काम करने के तरीकों को समझने का एक मॉडल है। ओके। किताब के अनुसार चेतन मन, जिसे वो ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं, वो हिस्सा है जिसका हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है। मतलब जो अभी हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। ये हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है, देखकर, सुनकर, छूकर, और उसके आधार पर दुनिया को समझता है। ये हमारे जागते हुए दिमाग का बॉस है, एक तरह से। और अवचेतन मन, जिसे सब्जेक्टिव माइंड कहा गया है, वो इस बॉस का सबसे वफादार, लेकिन कह सकते हैं अंधा अनुयायी है। अवचेतन मन भावनाओं का घर है, हमारी यादों का भंडार है और हमारी आदतों को चलाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये तर्क नहीं करता। ये सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये बस उन आदेशों, विचारों और विश्वासों को स्वीकार कर लेता है जो चेतन मन से उस तक पहुंचते हैं। किताब में से समझाने के लिए जहाज के कप्तान वाला उदाहरण दिया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए कि आपका चेतन मन जहाज का कप्तान है, जो ब्रिज पर खड़ा है, दूरबीन से देख रहा है, नक्शे पढ़ रहा है और आदेश दे रहा है कि जहाज को दाएं मोड़ो या बाएं। बिल्कुल। और आपका अवचेतन मन इंजन रूम में काम करने वाली टीम है। अच्छा। जिन्हें ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है या क्यों जा रहा है। कुछ नहीं पता। उनका काम सिर्फ कप्तान के आदेशों का पालन करना है। अगर कप्तान चाहे गलती से ही क्यों ना हो जहाज को चट्टानों की तरफ ले जाने का आदेश दे, तो इंजन रूम की टीम सवाल नहीं करेगी। नहीं करेगी। वो पूरी मेहनत से जहाज को चट्टानों की तरफ ही ले जाएगी। बाप रे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि चेतन मन से अवचेतन मन तक आदेश पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है भावनाओं के जरिए। भावनाओं के जरिए? हाँ, जब किसी विचार के साथ एक मजबूत भावना जुड़ जाती है, चाहे वो डर हो, विश्वास हो या खुशी हो, तो वो विचार सीधे अवचेतन मन में छप जाता है। इसीलिए सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। ठीक है, ये आधार तो समझ में आ गया। कप्तान को सावधान रहना होगा कि वो क्या आदेश दे रहा है। लेकिन अब इसे असल जिंदगी में उतारते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम सब कभी न कभी बीमार पड़ते हैं। ये सिद्धांत यहाँ कैसे काम करता है? ये कहना कि सोचकर ठीक हो जाओ, थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है। और मर्फी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें। वो मेंटल थेरेप्यूटिक्स की बात करते हैं, यानी इलाज के साथ साथ मानसिक सहयोग। किताब कहती है कि ठीक होने की प्रक्रिया का आधार विश्वास है। आपने प्लेसीबो इफेक्ट्स के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जहां मरीज को शुगर की गोली ये कहकर दी जाती है कि एक शक्तिशाली दवा है, और मरीज ठीक होने लगता है। और मरीज सिर्फ विश्वास के दम पर ठीक होने लगता है। बिल्कुल। ये अवचेतन मन की शक्ति का एक क्लासिक उदाहरण है। अवचेतन मन को ये सुझाव मिला कि ये दवा तुम्हें ठीक कर देगी, और उसने शरीर की हीलिंग शक्तियों को सक्रिय कर दिया। किताब में एक और दिलचस्प उदाहरण है। क्या? हिप्नोटिक अवस्था में अगर किसी को कहा जाए कि उसकी पीठ पर पानी की ठंडी बूंदें डाली जा रही हैं, जबकि असल में सामान्य तापमान का पानी हो, तो भी उसकी त्वचा पर
फपोले पड़ सकते हैं जैसे ठंड से जल गया हो। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि मन शारीरिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। तो अगर मन बीमारी के लक्षण पैदा कर सकता है तो वो सेहत भी बना सकता है। लेकिन इसकी तकनीक क्या है? क्या बस ये दोहराते रहना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं? यहीं पर लोग गलती करते हैं। अगर कोई बहुत बीमार है और वो बार बार कहता है मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो उसका चेतन मन तुरंत विरोध करेगा, नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हें दर्द हो रहा है। सही बात है। ये विरोधाभास सुझाव को रद्द कर देता है। इसलिए किताब एक बेहतर तरीका सुझाती है, सोने से ठीक पहले, जब आप शांत और नींद की अवस्था में होते हैं। जब चेतन मन शांत हो जाता है। हाँ, तब अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। उस समय धीरे धीरे ऐसे वाक्य दोहराएं जो मन में कोई लड़ाई पैदा ना करें, जैसे हर दिन हर तरह से मेरी सेहत बेहतर हो रही है। ये एक ऐसा सुझाव है जिसे मन आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये ज्यादा व्यावहारिक लगता है। अच्छा, स्वास्थ्य वाली बात तो कुछ हद तक समझ आती है, क्योंकि मन और शरीर का कनेक्शन तो विज्ञान भी मानता है। लेकिन क्या ये सिद्धांत पैसे जैसी बाहरी और ठोस चीज पर भी काम कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। सिर्फ सोचते रहो और अमीर बन जाओ वाला आइडिया। और आपका संदेह बिल्कुल जायज है। ये सिर्फ सोचते रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी मानसिकता बदलने के बारे में है। ओके। किताब कहती है कि बहुत से लोग अनजाने में गरीबी की चेतना यानी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं। वो हमेशा कमी के बारे में बात करते हैं, बिलों की चिंता करते हैं और अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। ये सब उनके अवचेतन मन को लगातार ये संदेश भेजता है, पैसा कम है, पैसा एक बुरी चीज है और ये मेरे लिए नहीं है। तो उनका अवचेतन मन, जो एक वफादार कर्मचारी है, ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो इस विश्वास को सही साबित करें कि यही होता है। तो इसका समाधान क्या है? फिर से सिर्फ मैं अमीर हूं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अंदर से महसूस करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट खाली है। हाँ, वो तो झूठ लगेगा। मर्फी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक देते हैं। एक ऐसा वाक्य जो आपके मौजूदा विश्वासों से सीधे नहीं टकराता। दिन और रात मेरे सभी हितों में मेरी तरक्की हो रही है। ये दिलचस्प है। ये एक शांत और धीरे धीरे काम करने वाला सुझाव है। इसे महसूस करके दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को प्रचुरता और सफलता के विचार के लिए धीरे धीरे तैयार करते हैं। लेकिन इसमें मेहनत और एक्शन का क्या? क्या ये किताब उसकी भूमिका को कम नहीं कर रही? कोई सिर्फ ये सोचकर तो अमीर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। किताब एक्शन को मना नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि सही मानसिक तैयारी आपके एक्शन को 1000 गुना ज्यादा प्रभावी बनाती है। अच्छा, कैसे? जब आप धन की चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करते हैं, तो आप उन अवसरों को देखने लगते हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। आपके मन में नए आइडियाज आते हैं, आप सही लोगों से मिलते हैं। ये आपके अवचेतन मन का काम है आपको उन रास्तों पर ले जाना जो आपके विश्वास से मेल खाते हैं। तो ये मेहनत का विकल्प नहीं है? नहीं, ये मेहनत को सही दिशा देने वाला कंपास है। बहुत अच्छे से कहा आपने। और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो मुझे भी बहुत जरूरी लगी। क्योंकि जब आप किसी और की सफलता से जलते हैं, तो आप अवचेतन मन को संकेत दे रहे हैं कि सफलता और धन सीमित हैं। अगर उसके पास है तो मेरे पास नहीं हो सकता। इसके बजाय मर्फी कहते हैं कि जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, तो ईमानदारी से उसके लिए और अधिक सफलता की कामना करें। इससे क्या होगा? ऐसा करने से आप अपने मन में प्रचुरता का विचार स्थापित करते हैं और उन मानसिक बाधाओं को तोड़ते हैं जो आपको रोक रही हैं। ठीक है, ये मानसिकता का पूरा खेल है। अब आते हैं एक और बहुत मुश्किल चीज पर, बुरी आदतें, जैसे शराब की लत या धूम्रपान। यहाँ तो इच्छा शक्ति, विल पावर अक्सर फेल हो जाती है। लोग बहुत कोशिश करते हैं पर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ किताब एक बहुत ही शक्तिशाली नियम की बात करती है, लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, यानी विपरीत प्रयास का नियम। वो क्या है? इसका मतलब है, जब आपकी इच्छा यानी विल और आपकी कल्पना इमेजिनेशन के बीच टकराव होता है, तो कल्पना हमेशा जीतती है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई आपसे कहे कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, और आपके दिमाग में सबसे पहले वही आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। जब कोई शराबी अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके कहता है, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे शराब से नफरत है, तो वो अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा शराब के विचार पे ही केंद्रित कर रहा होता है। उसकी कल्पना में शराब की बोतल, पीने का एहसास, सब कुछ चल रहा होता है।
और कल्पना ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, क्योंकि कल्पना भावनाओं से जुड़ी होती है, वो इच्छा शक्ति पर हावी हो जाती है। आप जितनी जोर से लड़ते हैं, वो विचार उतना ही मजबूत होता जाता है। तो मतलब आदत छोड़ने के लिए उससे लड़ना नहीं, उसे एक नई कल्पना से बदलना है। ठीक यही समाधान है। इच्छा शक्ति से लड़ने की बजाय अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। मर्फी की तकनीक है कि आप शांत अवस्था में, शायद सोने से पहले, उस आजादी की भावना की कल्पना करें जो आपको आदत छोड़ने के बाद मिलेगी। जैसे कि शांति, आत्मसम्मान, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ, और धीरे धीरे दोहराएं, मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं, संयम और मन की शांति सर्वोच्च है। यहाँ आप लड़ नहीं रहे, आप एक नई बेहतर तस्वीर बना रहे हैं। धीरे धीरे अवचेतन मन इस नई कल्पना को आपकी हकीकत के रूप में स्वीकार कर लेता है। ये बहुत शक्तिशाली है। डर भी एक ऐसी ही चीज है। किताब में इमर्सन का एक उद्धरण है, जिस चीज से तुम डरते हो उसे कर डालो और डर की मौत निश्चित है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब डर आपको पंगु बना दे तो आप उसे कर कैसे सकते हैं? यहीं पर मानसिक रिहर्सल काम आती है। उसे करने का पहला कदम उसे अपने मन में सफलतापूर्वक करते हुए देखना है। अच्छा। किताब में एक छात्र का उदाहरण है जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उसके हाथ कांपते थे, गला सूख जाता था। उसने हर रात सोने से पहले ये कल्पना करना शुरू किया कि वो एक मंच पर खड़ा है, पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा है और दर्शक उसकी बातों से प्रभावित होकर तालियां बजा रहे हैं। तो उसने सिर्फ बोलने की कल्पना नहीं की, बल्कि उसके साथ जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को भी महसूस किया। आत्मविश्वास, सफलता, खुशी। यही कुंजी है। उसने अपने अवचेतन मन को सफलता का अनुभव पहले ही करा दिया। जब असल में बोलने का समय आया तो उसका अवचेतन मन उस अनुभव को दोहराने के लिए तैयार था, जिसे वो पहले ही कई बार जी चुका था। मतलब डर इसलिए है क्योंकि हम असफलता की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। अगर हम जानबूझकर सफलता की कल्पना करें और उसे महसूस करें, तो हम डर के पैटर्न को तोड़ सकते हैं। यही सिद्धांत फिर रिश्तों पर भी लागू होता होगा, खासकर वैवाहिक समस्याओं में। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा पार्टनर बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और किताब कहती है कि ये सबसे बड़ी गलती है। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप केवल खुद को बदल सकते हैं। मर्फी का एक बहुत गहरा संदेश है, जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं कि वो लापरवाह है, वो समझता नहीं है, तो आप अनजाने में उसी तरह का व्यवहार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका ध्यान उनकी कमियों पर होता है और वो आपको और ज्यादा दिखती हैं। बिल्कुल। तो समाधान ये है कि हम अपने पार्टनर की उन अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी हम सराहना करते हैं। और ये सिर्फ अच्छी सोच रखने के बारे में नहीं है, ये जानबूझकर अपनी मानसिक बातचीत को बदलने के बारे में है। मतलब जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकें और जानबूझकर उनके किसी अच्छे गुण को याद करें और उसके लिए मन में आभार व्यक्त करें। जब आप अपने अंदर की तस्वीर बदलते हैं तो आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। और जब आपको व्यवहार बदलता है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया भी अक्सर बदल जाती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिससे आप रिश्ते को सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं खुद से। अब तक हमने जो भी चर्चा की है वो बहुत सशक्त लगती है। ये विचार कि हम अपने विचारों और विश्वासों से अपनी हकीकत को आकार दे सकते हैं, बहुत आकर्षक है। लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? क्या मन के कामकाज को सिर्फ चेतन और अवचेतन के दो डिब्बों में बांटना चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाना नहीं है? ये एक बेहद जरूरी और आलोचनात्मक सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये एक सरलीकरण है। जोसेफ मर्फी का मॉडल एक यूजर गाइड की तरह है, न कि एक इंजीनियरिंग मैनुअल की तरह। मतलब ये व्यवहारिक होने के लिए डिजाइन किया गया है, वैज्ञानिक रूप से संपूर्ण होने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो आज का विज्ञान इसे कैसे देखता है? क्या समकालीन न्यूरोसाइंस इस मॉडल का समर्थन करता है? समर्थन और चुनौती दोनों करता है। आज के मनोविज्ञान में हम अक्सर डैनियल कहनेमन के थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में दिए गए मॉडल की बात करते हैं। वो मन के दो सिस्टम बताते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ओके। सिस्टम 1 तेज, स्वचालित, सहज और भावनात्मक है। ये काफी हद तक मर्फी के अवचेतन मन जैसा है। सिस्टम 2 धीमा, जानबूझकर किया जाने वाला, तार्किक और विश्लेषणात्मक है, जो मर्फी के चेतन मन जैसा है। तो मॉडल तो काफी मिलता जुलता है। हाँ, लेकिन कहनेमन का मॉडल इन दोनों सिस्टम के बीच के जटिल रिश्ते, उनके टकराव और उनके बियास यानी पूर्वाग्रहों को और बहुत ज्यादा बारीकी से समझाता है।
ये मर्फी के मॉडल से कहीं ज्यादा न्यूएंस्ड है। अच्छा। आलोचकों का तर्क है कि सिर्फ सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना जिंदगी की वास्तविक जटिलताओं, सामाजिक आर्थिक बाधाओं और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को नजरअंदाज कर सकता है। ये कभी-कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की ओर भी ले जा सकता है। जहां लोग वास्तविक समस्याओं को स्वीकार करने से बचते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें मर्फी के विचारों को कैसे देखना चाहिए? क्या इसे पूरी तरह अपना लेना चाहिए या सावधानी से? मेरे हिसाब से इसे एक शक्तिशाली टूल किट के रूप में देखना सबसे अच्छा है। ये मनोविज्ञान का अंत नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और उसे प्रभावित करने के लिए एक शुरुआती बिंदु है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि वो बीज है जिनसे हमारी हकीकत का पेड़ उगता है। तो इसे बाहरी दुनिया की चुनौतियों को नजरअंदाज करने के बहाने के रूप में नहीं, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति बनाने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एकदम सही। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब के अनुसार हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह है और हमारे विचार बीज की तरह। जमीन इस बात पर सवाल नहीं करती कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगा देती है। कुंजी हमारे चेतन मन यानी बागबान के हाथ में है कि वो कौन से बीज बोता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे पास अपने जीवन को प्रभावित करने की क्षमता हमारे भीतर ही है। विश्राम, सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जैसी सरल तकनीकें कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन को हमारे लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के तरीके हैं। ये हमें बाहरी परिस्थितियों का शिकार महसूस करने के बजाय अपने जीवन के जहाज का कप्तान बनने की शक्ति और जिम्मेदारी देता है। बिल्कुल सही। तो सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे सबसे गहरे विश्वासों को हकीकत में बदल देता है, तो शायद हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ये पता लगाना है कि हमारे वो सबसे गहरे विश्वास असल में हैं क्या। बहुत गहरा सवाल है। और क्या वो वही हैं जो हम सोचते हैं कि वो हैं, या वो बचपन के किसी अनुभव, किसी की कही बात या किसी अनजाने डर से बने हैं और हम आज भी अनजाने में उन्हीं पुराने आदेशों पर अपना जहाज चला रहे हैं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।